मेरा नाम कृष है और लोग मुझे आज एक आईपीएस अफसर के रूप में जानते हैं। मेरी वर्दी पर लगे सितारे मेरी पहचान है, लेकिन हर चमकती हुई पहचान के पीछे एक अंधेरा सच छिपा होता है, जिसे बहुत ही कम लोग जानते हैं। आज जो किस्सा मैं सुनाने जा रहा हूँ, वो सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि मेरी जिंदगी का वो मोड़ है जिसने पूरे शहर को हिला दिया था। उस समय मैं हाल ही में उस जिले में बतौर आईपीएस अफसर तैनात हुआ था। मेरे आने की खबर से थाने में हलचल थी। हर कोई अपनी वर्दी ठीक कर रहा था, फाइलें सीधी की जा रही थी और डिसिप्लिन का दिखावा अपने चरम पर था। लेकिन थाने के बाहर एक आदमी रोज बैठता था, फटे हुए कपड़े, बिखरे बाल, धूल से सना चेहरा और हाथ फैलाकर भीख मांगता हुआ। लोग उसे धुतकारते थे, कोई उसे पागल कहता, कोई उसे निकम्मा समझता। सिपाही उसे लाठी दिखाकर भगा देते थे। उस दिन जब मैं थाने के गेट से अंदर जा रहा था, तो वो अचानक मेरे सामने आ गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वो मुझे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। उसने कांपते हुए हाथों से मेरी वर्दी को हल्के से छू लिया। शायद वो उस कपड़े की मजबूती महसूस करना चाहता था, या शायद वो यकीन करना चाहता था कि मैं सच में उसके सामने खड़ा हूँ। इतने में एक सिपाही ने गुस्से में आकर उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया और चिल्लाया कि ये आईपीएस साहब हैं, दूर हट जा गंदे आदमी। पूरा माहौल एक पल में सख्त हो गया। मैं कुछ कदम आगे बढ़ चुका था, लेकिन उस थप्पड़ की आवाज ने मुझे रोक दिया। मैंने धीरे से मुड़कर उस बूढ़े भिखारी का चेहरा देखा, और जैसे ही मेरी नजर उसकी आंखों से मिली, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। समय जैसे अचानक रुक गया। मेरे कानों में पुरानी आवाजें गूंजने लगी और दिल की धड़कनें तेज हो गईं। मैंने बिना कुछ कहे अपनी टोपी उतारी और सबके सामने झुककर उसके गंदे पैरों के पास रख दी। पूरा थाना ये मंजर देखकर सुन रह गया। सिपाहियों के चेहरे पर हैरानी थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि एक आईपीएस अफसर एक भिखारी के सामने इस तरह क्यों झुक रहा है। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने कांपते हाथों से अपनी जेब से एक पुरानी सी तस्वीर निकाली। वो तस्वीर सालों से मेरे पास थी। मैं उसे हर पोस्टिंग पर अपने साथ लेकर जाता था। मैंने वो तस्वीर उसके चेहरे के पास ले जाकर मिलाई। थाने में खामोशी छा गई। सबकी नजरें उस तस्वीर और उस बूढ़े आदमी के चेहरे पर टिक गईं, और फिर धीरे धीरे सच सामने आने लगा। वो कोई मामूली भिखारी नहीं था, बल्कि ये वही इंसान था जिसने मैं उस वारदात के नजदीक खड़ा हुआ था और हैरत से अपने सामने एक नौजवान लाश को देख रहा था, जो अब मिट्टी का ढेर बन चुकी थी। कुछ वक्त बाद उसका अंतिम संस्कार करना था। खून में लथपथ उसका वजूद मुझे इस बात का एहसास दिला रहा था कि हर इंसान की आखिरी मंजिल मौत है। मैंने एकदम से गहरी सांस ली और एक तरफ हो गया। कुछ ही देर बाद हम वहां से निकलकर सीधा थाने की तरफ बढ़ गए थे। आज सुबह से ही मेरा दिल बहुत ज्यादा घबरा रहा था। पता नहीं क्यों, बार बार ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ बहुत गलत होने वाला है। और जब मैं थाने पहुंचा, तो वहां जाते ही मुझे खबर मिल गई कि एक खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है, आपको जाना पड़ेगा। और जब मैं वहां पर पहुंचा और एक जवान लड़के को इस हाल में देखा, तो मुझे वो वक्त याद आ गया था जब मेरी जिंदगी पूरी बदल गई थी। मैं खामोशी से थाने के अंदर मौजूद अपने कमरे में बैठ गया। बस लम्हा लगा था और मैं गुजरे हुए वक्त के उस दौर में खड़ा हुआ महसूस कर रहा था, जिसके बारे में सोचकर आज भी मेरी आत्मा कांप जाती है। मेरी उम्र सिर्फ 18 साल थी, बिल्कुल टीनेजर का वक्त, और मैं अपने कमरे में बेड पर लेटा हुआ मोबाइल चला रहा था। आंखों में चमक, होठों पर मुस्कुराहट और हाथों में तेजी थी। मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था। उस वक्त दिल इतना ज्यादा रोशन था कि मैं अपनी हालत किसी को बता भी नहीं सकता था। अभी कुछ ही देर हुई थी जब बाहर से अचानक मेरी छोटी बहन की चीखने की आवाज आई, और उस लम्हे में हर चीज को भूल गया। किससे बात कर रहा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ, मुझे बस अगर कुछ याद था तो अब अपनी बहन की चीख याद थी। मैं हर चीज को भूले हुए वहां से बाहर आया, और वो लम्हा जान निकाल देने वाला था। मेरे पापा जमीन पर पड़े हुए थे। मम्मी और बहन उनको संभालने की कोशिश में परेशान हो रही थी। मैं फौरन से उनके पास गया और उनका चेहरा पकड़कर थपथपाया था, मगर पूरा वजूद ठंडा पड़ चुका था। उनको मेजर हार्ट अटैक आया था, पर अब भी मैं हिम्मत नहीं हारा। मैं इतनी आसानी से अपने पापा को खोना नहीं चाहता था। मैंने फौरन से बाहर मौजूद सतीश भाई की रिक्शा ली और पापा को लेकर अस्पताल पहुंच गया था। मगर वहां जाना भी बेकार ही साबित हुआ, क्योंकि वहां पर पहुंचते ही मुझे बता दिया गया था कि आपके पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे।
उन लोगों की बात सुनकर ऐसा लगता था कि जैसे आसमान मेरे सर पर आकर गिर चुका हो और कदमों के नीचे से जमीन निकल गई हो। एक 18 साल का लड़का जिसने अभी दुनिया जीना शुरू ही किया था, उसका बाप इस दुनिया से चला गया। मैं बिल्कुल अकेला था। मेरे साथ सिर्फ सतीश भाई थे। वो मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए हिम्मत से बोले कि हौसला करो भाई, ये सब ऊपर वाले के फैसले हैं, मैं और तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मगर मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैं बस बेयकीनी से डॉक्टर की शक्ल को देख रहा था, जो पता नहीं क्या कुछ बोल रहे थे और मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था। अचानक से मेरी माँ की आवाज़ मुझे सुनाई दी। वो मेरी बहन के साथ ही अस्पताल आ गई थी। उनकी आवाज़ सुनते ही मैंने सब्र से आंखें बंद कर लीं, खुद को संभाला और पलटकर देखा। मम्मी रोते हुए मेरे करीब आईं, फिर तड़प कर बोली कि कैसे हैं तुम्हारे पापा? क्या हुआ है उनको अचानक से? जबकि मैं बिना कुछ भी बोले उनके गले लग गया था। मेरा सब्र टूट चुका था। भले ही मैं एक लड़का था, पापा का बेटा था, मुझ पर यह बात तय थी कि मैं अपनी माँ के सीने से लगकर उस वक्त रोऊं, मगर मेरी हिम्मत टूट चुकी थी। मुझे रोता हुआ देखकर मम्मी भी तड़प कर बोली, क्या हुआ है? तुम क्यों रो रहे हो? ऊपर वाला सब ठीक करे। कुछ हुआ तो नहीं तुम्हारे पापा को? कैसे हैं वो? जल्दी से बताओ ना मुझे बेटा। जब डॉक्टर एकदम से बोले कि बहन जी, आपके पति इस दुनिया में अब नहीं रहे, ये सुनना था कि मम्मी एकदम से चीख पड़ी। वो मुझसे दूर होकर डॉक्टर से पूछना चाहती थी, लेकिन मैंने उनको जकड़ लिया। अभी उनका दूर होना उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता था। वो बुरी तरह मुझसे अपना आप छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, पर मैंने उनको सख्ती से पकड़ लिया। कुछ लम्हे बाद जब वो संभल गईं, मैंने उनका हाल देखा। वो बिल्कुल निढाल हो गई थी, चेहरा बिल्कुल उजड़ गया था। ऐसा लगता था कि जैसे वो एक टूटी हुई औरत हों। और मैंने अब अपनी बहन की तरफ देखा, जो जमीन पर बिल्कुल सुन्न होकर बैठी हुई थी। मैं अब फौरन से उसकी तरफ बढ़ा और उसको संभालने की कोशिश करी, लेकिन उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। हाथ लगाने की देर थी कि वो एकदम से बेहोश हो गई। तो डॉक्टर ने फौरन उसकी नस वगैरह चेक करी और फौरन उसको इमरजेंसी वार्ड की तरफ ले जाने का इशारा किया था। जबकि मैं अब हैरत से डॉक्टर की कार्रवाई को देख रहा था। मैं कुछ कहता उससे पहले ही डॉक्टर साहब बोले कि हमें लगता है आपकी बहन को भी हार्ट अटैक आया है। ठहर जाइए, हम उसका चेकअप कर लेते हैं। जबकि मैं ऐसा हो गया था जैसे कि काटो तो बदन में खून नहीं। मेरी बहन पापा से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। मेरा दिल धीरे धीरे धड़कने लगा। मम्मी भी हैरान हुई आंखों से डॉक्टर की बातें सुन रही थी। उसको फौरन से इमरजेंसी में ले गए थे। मेरा दिल उस वक्त ऐसा हो रहा था कि अभी फट जाएगा। वो एक 16 साल की लड़की थी, उसको हार्ट अटैक। ये ख्याल आते ही मेरा अपना दिल भी भारी होना शुरू हो गया। और ठीक 10 मिनट बाद डॉक्टर इसी बुझे हुए चेहरे और झुकी हुई आंखों के साथ मेरे सामने खड़े हुए थे। मैं कुछ कहता उससे पहले ही वो मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए बोले कि बेटा हौसला करना, ये सब ऊपर वाले की तरफ से है। हम सब हैरान हैं, ऐसा क्यों हुआ, मगर यही हकीकत है। तुम्हारी बहन भी इस दुनिया में नहीं रही है। अपने बाप के जाने का सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो भी ऊपर वाले को प्यारी हो गई। ऊपर वाला आप सबको सब्र दे। ये बोलकर डॉक्टर वहां से चला गया। जबकि ना मैं कुछ बोल पाया था और ना ही मम्मी। हम दोनों की आंखें सूख गई थी। हम बस खामोशी से इस इमरजेंसी वार्ड को देख रहे थे, जिसने हमारे घर के 2 मेंबर्स को आंखों ही आंखों में निगल लिया था। ये सच में बहुत ही मुश्किल घड़ी थी। मैंने बहुत मुश्किल के साथ सतीश भाई के साथ मिलकर दोनों बॉडी को मुर्दा घर पहुंचाया था। दिल ऐसा हो रहा था कि अभी फट जाएगा। एक 18 साल का लड़का जिसने अभी दुनिया देखनी शुरू ही करी थी कि इतने में उसकी अपनी दुनिया बिल्कुल वीरान हो गई थी, जिसको बदलने में सिर्फ एक लम्हा लगा और मेरी खुशियों को आग लग गई थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैं क्या बोलूं, क्या करूं। बस ऐसा लगता था कि जैसे मैं एक ऐसी जगह खड़ा हूं जहां मेरे पास किसी का साया नहीं रहा। मैं बिल्कुल अकेला हो चुका हूं। अब बाप का जाना और फिर बहन का भी इस वक्त ही खत्म हो जाना मुझे बिल्कुल तोड़ चुका था। मैं मुर्दा घर के बाहर बिल्कुल बेजान हाल बैठा हुआ था। मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। अब मैं अपनी मम्मी को किस तरह संभालूंगा, उनको कैसे हौसला देकर मनाऊंगा। उस एक लम्हे ने मुझे 18 साल से 28 साल का सफ़र तय करवा दिया था। अभी मैं अपनी सोचों में ही खोया हुआ था, जब अचानक से मुझे अपने बराबर किसी की आहट महसूस हुई। मैंने गर्दन को मोड़ कर देखा, सामने एक अनजान सा चेहरा बैठा हुआ था।
मैं उठकर थोड़ा-सा आगे जाना चाहता था। अभी मेरा इरादा ना किसी से बात करने का था और ना ही किसी के साथ बैठने का। मैं अभी खड़ा ही हुआ था, जब उस आदमी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने पलटकर देखा, वो नरमी से बोला कि बैठ जाओ, मैं तुमसे ही बात करने के लिए आया हूँ। इस तरह से मुझसे दूर क्यों भाग रहे हो? उस आदमी के कहने पर मैं खामोशी से बैठ गया। वो मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा बाप इस दुनिया में नहीं रहा, बहन भी अब चली गई है और तुम्हें अपना आप बहुत अकेला महसूस हो रहा होगा ना। न तुम्हारे पास इतने हुनर है कि अपने बलबूते पर अपने दोनों घर वालों के अंतिम संस्कार का इंतजाम कर सको, और ना ही तुम में इतना हौसला है कि अपने बाप और अपनी बहन को शांति से विदा कर सको। उनकी बात सुनकर ऐसा लगा था कि जैसे किसी ने मेरा दिल मुट्ठी में लेकर मसल दिया हो। और वो बोले कि मैं तुम्हें 20,000 रुपये दे रहा हूँ, तुम आराम से अपने पापा और बहन का अंतिम संस्कार का इंतजाम करो और फिर मेरे एड्रेस पर आ जाना। नौकरी भी मिलेगी और समझ और हुनर भी मिलेगा। तुम्हें हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है। हर जगह तुम्हें हौसला बुलंद रखना है, क्योंकि अब तुम्हारे पास कोई नहीं है, न बाप का सपोर्ट है और ना ही तुम्हारी बहन का सहारा। ये कहकर उस आदमी ने एक लिफाफा मेरी तरफ बढ़ा दिया और एक कार्ड भी दिया। मैं कुछ कहता उससे पहले ही वो खड़ा हो गया था और आंखों ही आंखों में गायब हो गया। मेरे दिमाग में ये नहीं आ रहा था कि एक बार मैं उससे पूछ लूं कि तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है। बस उस वक्त मैं सिर्फ अपने पापा के दुख और अपनी बहन के बिछड़ जाने के दर्द में ही डूबा हुआ था। मुझे सच में पैसों की ज़रूरत थी, पर अभी तक मेरा ध्यान उस तरफ नहीं गया था। मैंने पैसे जेब में रख लिए और अब मुर्दा घर के अंदर गया। मुझे मेरी माँ के बारे में कहा जा रहा था, पर मैं जानता था कि मेरी माँ में कितना हौसला है, वो यहीं पर दम तोड़ देंगी। फिर उनके बुलाने पर मैं खुद ही अंदर चला गया था। मेरा दिल फट रहा था। मैं वहीं ज़मीन पर बैठ गया और पापा के पाँव पकड़कर बहुत ज़्यादा रोने लगा। दिल इतना तड़प रहा था कि एक पल के लिए मुझे लगा आज मेरा दिल भी बंद हो जाएगा, पर वो भी जालिम था, बंद नहीं हुआ। मैं रोते हुए बोला कि पापा, आप छोड़कर क्यों चले गए हैं? आपको पता है, अभी मैं सिर्फ 18 साल का हुआ हूँ। मैंने दुनिया को देखना शुरू ही किया है और आप मुझे छोड़कर चले गए। ये कहाँ का इंसाफ है भला? आप अच्छी तरह से जानते हैं मैं कुछ भी नहीं कर पाता हूँ। मैं एक फेलियर हूँ, एक फेलियर, जिसे ज़िंदगी ने सिर्फ हारना ही सिखाया है, और आप मेरे पास कहीं भी नहीं है। हर बार जब मैं ज़िंदगी से हार जाता हूँ, तो आप मेरे साथ बैठते हो, मुझे हौसला देते हो, मुझे समझाते हो। मगर अब अगर मैं हार गया, तो मुझे कौन समझाएगा, कौन मुझे हौसला देगा? आप अच्छी तरह से जानते हैं। मम्मी छोटी से प्यार करती थी, मुझसे नहीं, मुझसे तो आप ही प्यार करते थे। आप ऐसे क्यों चले गए मुझे छोड़कर? और वो मेरी बहन हमेशा नंबर लेने के चांस ढूंढती रहती थी। इस बार भी उसने ही बाजी मार ली और आपके साथ ही ऊपर चली गई। मुझे कोई भी प्यार नहीं करता। मैं इस दुनिया में नहीं रहना चाहता हूँ। मुझे भी आपके पास आना है। आप ऊपर वाले से कहिए ना कि मुझे नहीं रहना है यहाँ आपके बिना। मेरा दिल फट रहा है पापा। सब तबाह हो चुका, सब बर्बाद हो गया। हमारा घर बिखर चुका है। मुझे यकीन नहीं आ रहा, मेरे पास कुछ भी नहीं है, न परेशान करने के लिए छोटी बहन और ना ही लाड उठाने के लिए पापा। ये कहकर मैं रोना शुरू हो गया। काफ़ी मुश्किल से मैंने खुद को संभाला था और अब बाहर आ गया। फिर उन दोनों की डेड बॉडी एम्बुलेंस में ले गए। घर के लिए रवाना हो गया। दिल इतना ज़्यादा परेशान और दुखी हो रहा था कि मैं इस बात को बिल्कुल ही भूल गया कि मेरी जेब में 20,000 रुपये हैं। कोई अनजान इंसान मुझे मिला था, जिसने आज अचानक से मेरी मदद कर दी। जब मैं घर पहुंचा, तब तक मेरे चाचा और मौसी और उनके पति वगैरह सब लोग आ चुके थे और उन्होंने कुछ इंतजाम भी कर लिए थे। पापा और छोटी की डेड बॉडी देखकर मम्मी तड़प तड़प कर रोने लगी। उनका हाल बहुत ज़्यादा बुरा हो रहा था। बाल बिखरे हुए थे, चेहरा लाल हो रहा था, आंखों से आंसू बह रहे थे और वो बुरी तरह से रो रही थी। बुआ का हाल भी बहुत ज़्यादा ख़राब था। अचानक से जो मुसीबत मेरे घर पर आई थी, वो कोई मामूली नहीं थी। मैंने फ़ौरन से आगे बढ़कर मम्मी को संभाल लिया, मगर वो मेरे हाथों से फिसलती ही जा रही थी। किस्मत हमें इतने बड़े इम्तिहान में डाल देगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मेरा मोबाइल कहाँ पर है और मैं खुद कहाँ पर था, मुझे कुछ भी होश नहीं था। मेरी मम्मी पापा को देखते हुए तड़प कर बोली कि आप कहाँ पर चले गए हो? ये क्या कर लिया है आपने अपने साथ? उठ जाइए ना, मैं मर जाऊंगी। आप अच्छी तरह से जानते हैं हमारा घर पूरा उजड़ जाएगा। प्लीज़ आप उठ जाइए, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है।
मैं कैसे अब जिंदगी गुजारूंगी? मैं आपके बिना कैसे रहूंगी? ऊपर वाले के लिए उठ जाइए। आपने बहुत जुल्म किया है। आप अपने साथ साथ मेरी मासूम बच्ची को भी लेकर चले गए हो। उसके बिना मुझे जीना नहीं आता। आप मुझे हमेशा परेशान करते थे, अब मुझे कौन परेशान करेगा? ऊपर वाले के लिए मुझे मेरी बच्ची वापस कर जाओ। मम्मी की हालत बहुत खराब हो रही थी, पर मैं क्या करता? अगर मेरे बस में होता तो मैं एक लम्हा भी नहीं लगाता और अपने पापा अपनी बहन को वापस ले आता। पर हर इंसान यहाँ पर आकर बेबसी हो जाता है, अमीर हो या गरीब हो। लेकिन जब इंसान खत्म हो जाए, आपके पास कुछ भी नहीं बचता। कुछ ही देर बाद अंतिम संस्कार करने के लिए सब लोग जोर देने लगे। जिस वक्त उन दोनों की अर्थी को कंधे पर लिया गया, हर आंख में आंसू थे, हर दिल दुख से भरा हुआ था। मेरे पापा बहुत ही अच्छे और भले इंसान थे। उन्होंने कभी भी किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं रखा, बल्कि हर इंसान के साथ नरमी से पेश आए। मेरी बहन भी बहुत अच्छी थी, वो बहुत मासूम थी और अब पापा के दुख में उसका जाना सबको ही उसकी तरफ खींच रहा था। जिस वक्त उन दोनों की अर्थी उठाई गई तो मेरा दिल फटने के करीब आ गया था। दिल कहता था कि मैं यहीं पर गिर के मर जाऊंगा, मगर इस बात की इजाज़त मुझे ऊपर वाले ने नहीं दी थी। दिल बहुत निढाल हो रहा था, पूरा जिस्म कपकपा रहा था। फिर मेरी बहन और पापा की अर्थी अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट की तरफ लेकर जाने लगे। कुछ वक्त के बाद जब हम उनको लेकर शमशान घाट पहुंचे, मेरा दिल सच में फट गया था। मैं चीखे मार मार कर रोने लगा। मैं किसी भी तरह उन लोगों को बस रोक लेना चाहता था कि ऐसा मत करो, मेरे घर वालों को ऐसी लकड़ियों के ऊपर मत लेटाओ, पर ऐसा मुमकिन नहीं था। ये तो होना ही था और हम कुछ भी नहीं कर पाए। पापा और छोटी दोनों की चिता को आग लगा दी गई। लोग दूर खड़े हुए उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे थे और मैं बस खामोशी से चिता को जलते हुए देख रहा था, जो एक दूसरे के पास में ही जल रही थी। कुछ देर के बाद लोग जाना शुरू हो गए थे, पर मैं बिल्कुल बेजान होकर बस उस चिता को ही देख रहा था। हम मर्दों का हौसला बहुत बुलंद होता है, जो अपने ही घर वालों की चिता को अपने हाथों से आग देते हैं। ये हौसला कभी एक औरत के पास नहीं आ सकता और ये बात हकीकत है। काफी देर तक मैं रोता रहा और फिर चाचा जबरदस्ती मुझे उठाने लगे, पर मैं उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं बस जमकर बैठ गया। सब मुझे समझाने लगे, पर मुझ में हिम्मत ही पैदा नहीं हो रही थी कि मैं खड़ा हो पाता। जब अचानक से एक आदमी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा, मेरी गर्दन एकदम से घूम गई। सामने कोई और नहीं, बल्कि वही अजनबी आदमी खड़ा हुआ था, जिसने मुझे वहां मुर्दे खाने के पास खड़े होकर 20,000 रुपए दिए थे। मैं उसकी शक्ल देखते ही फौरन से पहचान गया। वो मेरे पास में ही आकर बैठ गया और मेरा हाथ पकड़कर बोला कि तुम इस तरह से रो रहे हो, तड़प रहे हो, तुम्हारा बाप और तुम्हारी बहन तुम्हें देखकर खुश होंगे क्या? इस तरह से हौसला क्यों तोड़ रहे हो? तुम्हारी माँ अब विधवा हो चुकी है। हो सकता है कि तुम्हारी माँ के साथ वहां पर जुल्म किया जा रहा हो और तुम यहाँ पर बेखबर बैठे हुए हो। मैं एकदम से बोला, मम्मी के साथ भला कौन जुल्म करेगा और उन पर क्यों जुल्म किया जाएगा? मैं सच में बिल्कुल बेखबर था। मेरा तो इस तरफ ध्यान ही नहीं गया। मेरी माँ विधवा हो गई थी। वो बोले कि आज के दौर में भी कुछ औरतें होती हैं जो अपना दुख ताज़ा करके उस वक्त पर पहुंची हुई औरत को तकलीफ देती हैं। मतलब कि तुम्हारी माँ पर सफ़ेद चादर डाली जा रही होगी, उनको बंद किया जा रहा होगा, उनको अजीब अजीब बातें बोली जा रही होंगी। तुम जाओ और अपनी माँ का सहारा बनो। तुम्हारी बहन तो अब चली गई है, तुम्हारे पापा भी अब नहीं रहे, मगर अभी माँ जिंदा है। एक आखिरी रिश्ता अब तुम्हारे पास तुम्हारी माँ का ही बचा है। क्या तुम उसको भी खो देना चाहते हो? उनकी बात सुनकर मैंने एकदम से सर को ना में हिलाया था। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि अब ये सदमा भी बर्दाश्त करूं। वो बोले, तो फिर जाओ और अपनी माँ को संभालो। कुछ बेवकूफ़ औरतें उनकी चूड़ियां भी तोड़ रही होंगी। तुम्हारी माँ को तकलीफ होगी, उनको अपनी छाया में रखो। अपनी माँ का बाजू बनो, उसके लिए दीवार बन जाओ कि कोई और दुख अब उन तक नहीं पहुंच पाए। न जाने क्यों उस आदमी की बात सुनकर मुझ में एक हिम्मत सी पैदा हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे पापा कह रहे हों कि मेरी पत्नी का ख्याल रखना। सच में अगर माँ को कुछ हो गया तो सब खत्म हो जाएगा। मैं बिना कुछ भी कहे बाहर की तरफ बढ़ गया और फिर घर पहुंचा। घर के अंदर गया, मेरे साथ सभी दाखिल हो गए थे, पर कोई भी मम्मी के कमरे की तरफ नहीं गया था। सिर्फ मैं उनके कमरे में गया और उस आदमी के कहने के मुताबिक मम्मी पर सच में सफ़ेद चादर डाल दी गई थी और उनके हाथों में चूड़ियां मौजूद नहीं थी।
वो बिल्कुल निढाल हाल सर झुकाए बैठी हुई थी। मेरा दिल बहुत ज़्यादा बिखर गया। मैं बिना कुछ भी बोले तड़पकर मम्मी की तरफ बढ़ा, उनको फ़ौरन से अपने गले से लगा लिया, जबकि वो मेरे वजूद में ऐसे सिमट गईं जैसे सच में उन पर किसी ने जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए हों। मैं चीख कर बोला कि किसने मेरी माँ के सर पर सफ़ेद चादर डाली है? कौन था वो जिसने मेरी माँ की कलाई से चूड़ियाँ तोड़ दी? आप लोगों को किसने हक दिया ये सब करने का? एक औरत मर रही है, पर उसको आप लोग और मार रहे हैं। अगर आप लोगों की इस बेकार की रस्म की वजह से मेरी माँ को कुछ भी हो जाता, आपको क्या मिल जाता? मेरा बाप मरा है, मेरी बहन मर गई, ऊपर वाले के लिए हमें चैन से छोड़ दें। मेरा दिल बिल्कुल फटा जा रहा था। ऐसा लगता था कि जैसे सब खत्म हो जाएगा, जबकि मेरी माँ अब टूटी हुई आवाज़ में रो रही थी। मुझे अंदाज़ा हो चुका था कि यहाँ पर मेरे पीछे से कुछ हुआ है। काफ़ी सारी औरतें कमरे से बाहर चली गईं। मेरी मौसी और चाची वगैरह ही सिर्फ कमरे में मौजूद थी। मैंने अपनी माँ के आंसू साफ किए। वो मुझे देखते हुए बोली, छोड़ आए तुम मेरी बच्ची को और मेरे पति को। एक बार भी तुम्हें ये ख्याल नहीं आया कि हम उनके बिना कैसे रहेंगे? मम्मी की ये बात सुनकर मैं रोते हुए बोला कि मम्मी, मैं क्या करता? यही तो दुनिया की रीत है। अगर इंसान खत्म हो जाए तो उसको चिता की आग में जलना होता है। आप प्लीज़ खुद को संभालिए। और हम दोनों माँ बेटा रोने लगे। जब हम थोड़ा सा संभले तो मैंने पूछा, मेरी माँ को कुछ खिलाया है किसी ने? तब चाची फौरन से बोली थी कि कब से हम बोल रहे हैं, पर उन्होंने एक निवाला भी अपने मुंह में नहीं डाला है। तुम कोशिश कर लो, अगर भाभी कुछ खाएंगी नहीं तो उनकी तबीयत कैसे ठीक होगी? तुम जानते हो उनको शुगर है, उनका भूखा रहना ठीक नहीं है। चाची की बात सुनकर मैंने मम्मी को देखा, जो बिल्कुल निढाल हो रही थी। मैंने फौरन से मौसी को खाना लाने का इशारा किया। कुछ पल बाद वो खाना लेकर आईं। मैंने निवाला बनाकर उनकी तरफ बढ़ाया तो वो सरनामे हिलाकर बोली कि मेरे हलक से कुछ नहीं उतरेगा, मुझे कुछ नहीं खाना है। तुम जाओ और अपने पापा को लेकर आ जाओ। पापा को नहीं ला सकते तो कम से कम अपनी छोटी बहन को ही लेकर आओ, वो कैसे हमें छोड़कर जा सकती है? मगर मैं उनकी बातें नज़रअंदाज करके ज़बरदस्ती उनको खिलाने लगा। मुश्किल से उन्होंने 5-6 निवाले हलक में उतारे थे, पर मुझे सुकून मिल गया था कि कुछ न सही पर थोड़ा बहुत ही उन्होंने खा लिया है। वक्त बहुत ज़्यादा कठिन था। धीरे धीरे लोग छँटना शुरू हो गए और एक हफ्ते के बाद घर में सिर्फ मम्मी और मैं ही बाकी रह गए थे। पूरा घर वीरान हो रहा था। ये वक्त मुझ पर बहुत भारी था। मैं बिल्कुल खामोश होकर बैठा हुआ था जब मम्मी मेरा हाथ पकड़कर एकदम से बोली कि क्या सोचा है अब तुमने? पढ़ाई जारी रखोगे या फिर काम करोगे? तुम्हारे पापा की कोई सरकारी नौकरी भी नहीं थी कि उनके मरने के बाद पेंशन हमें मिले। वो एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में काम करते थे। जो उन लोगों के बस में था उन्होंने किया, पर अब वो हमारी मदद नहीं करेंगे। और जहाँ तक मुझे लगता है, तुम्हारे चाचा, मौसा जी, फूफा, कोई भी तुम्हारा साथ नहीं देगा। और आज के दौर में कोई किसी का नहीं होता। सब एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। कोई एक कोने में बैठकर बुराइयां कर रहा होता है तो कोई दूसरे कोने में बैठकर बुराइयां करता है। बेहतर यही है कि अपनों से मदद लेने की जगह तुम्हें कुछ और करना होगा। मम्मी की बात सुनकर मुझे सच में परेशानी हुई थी। अभी मैं पढ़ रहा था और 12वीं के इम्तिहान देकर फ्री हुआ था और बीए में एडमिशन लिया था, पर अब मुझे सच में काम करना था। मैं उनको देखते हुए बोला कि मुझे नौकरी ढूंढने में तकरीबन 1 महीना तो लग जाएगा। आपके पास पैसे रखे हैं क्या, जिससे घर का गुजारा हो सके? वो सर हाँ में हिलाकर बोली कि इतनी सेविंग्स मौजूद हैं कि मैं 1 महीना तो घर चला सकती हूँ, मगर उसके बाद बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। मम्मी की बात सुनकर मैंने कोई जवाब नहीं दिया। काफ़ी देर तक वो मुझसे बातें करती रही थी और फिर वहीं सो गई। मगर मेरी नींद उड़ चुकी थी। इस घर की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ चुकी थी। घर का चूल्हा भी जलाना था, अपनी पढ़ाई भी जारी रखनी थी, मम्मी की दवाइयों का ख्याल भी रखना था। हर जिम्मेदारी मुझ पर ही थी और मैं अपनी जिम्मेदारियों से अब नज़र नहीं चुरा सकता था। कई दिन गुजर गए थे। मैंने अपनी गर्लफ्रेंड से भी बात नहीं की थी। मोबाइल हाथ में लेने की फुर्सत तक नहीं मिल रही थी और मुझे किसी चीज़ की परवाह भी नहीं थी। ध्यान मोबाइल की तरफ बिल्कुल भी नहीं जा रहा था। कुछ पल के बाद अचानक से मेरे दिमाग में वो आदमी आ गया जिसने मुझे मुर्दा घर के बाहर 20,000 रुपये दिए थे और शमशान घाट में भी मुझे समझाया था। मैं फौरन से अपनी जगह से खड़ा हो गया और वॉशिंग मशीन के पास गया। कपड़े उतारते हुए मैंने 1 रुपया भी बाहर नहीं निकाला था। मैं अपने पापा की परेशानी में इतना उलझ गया था
कि मुझे किसी चीज़ की परवाह ही नहीं थी। मेरे घर में एक नहीं बल्कि 2 मौत हुई थी और वो दोनों लोग हमारे घर के सबसे प्यार करने वाले लोग थे। उनको मरकर भी इंसान भूल नहीं सकता। मैंने अपनी पैंट निकाली, उसकी पहली जेब में ही वो 20,000 रुपए मौजूद थे और साथ ही में वही कार्ड भी था जो उस इंसान ने मुझे दिया था। पापा और छोटी बहन के अंतिम संस्कार का सब खर्चा पापा के मालिक ने उठाया था। इस वजह से मेरा ये पैसा बिल्कुल भी खर्ची नहीं हुआ। मैं अब बाहर आ गया था। इरादा मम्मी को पैसे देने का था, पर वो सो गई थी और मैंने वो पैसे कुछ सोचकर अपनी तिजोरी में रख दिए। शायद बुरे वक्त में ये काम आ जाएं। मम्मी के पास सेविंग्स मौजूद है, इसलिए मैं तसल्ली से हो गया था। पर अब उस आदमी से कांटेक्ट करने का इरादा था। मैंने घड़ी की तरफ देखा तो रात के 10 बज रहे थे। उस वक्त मैं भी उस आदमी से बात कर सकता था। इतनी ज्यादा रात नहीं हुई थी। फिर मैं अपने कमरे में आया। इतने दिनों के बाद मैंने अपने कमरे में होश का कदम रखा था। मेरा मोबाइल दराज में ही मौजूद था। मैंने मोबाइल निकाल लिया। सामने मेरी गर्लफ्रेंड के कई कॉल्स और मैसेजेस मौजूद थे, पर मैंने हर चीज को नजरअंदाज कर दिया और उस आदमी को फोन लगाकर बरामदे में आकर बैठ गया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। पता नहीं क्यों ये आदमी कौन था जिसने मुझे 20,000 रुपए की मदद की थी। पहली बैल पर ही दूसरी तरफ से कॉल रिसीव हो गई थी। मैं हेलो कहता उससे पहले ही जब उस आदमी की आवाज़ मेरे कान के पर्दे से टकराई कि कल सुबह 10 बजे के टाइम आ जाना। जो कार्ड मैंने तुम्हें दिया था उस पर एड्रेस लिखा हुआ है। उस जगह पहुंच जाना, वहां हमारी मुलाकात हो जाएगी। मुझे पता है तुमने 12th क्लास तक पढ़ाई की है और बीए में एडमिशन लिया हुआ है, पर याद रखो अब तुम्हें पढ़ाई से ज्यादा नौकरी की जरूरत है। मैं जानता हूँ तुम्हारा दुख कोई मामूली दुख नहीं है। बाप का चले जाना, फिर बहन का चले जाना कोई आम बात नहीं होती। तुम बस मेरे बताए हुए एड्रेस पर आ जाओ, तुम्हारी मुश्किलों का आसान सा रास्ता निकाल कर दूंगा। फिर दिल एक पल के लिए डरने लगा था कि कहीं ये कोई किडनैपर तो नहीं है, पर मैंने हौसला किया। अगर मैं इस तरह से डरता रहा तो कभी भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। पापा की मौत के फौरन बाद मुझे ये मौका मिला था और मैं इस मौके को अब खो देना नहीं चाहता था। वक्त की रफ्तार तेज चल रही थी। पूरी रात इन्हीं बातों को सोचते सोचते बीत गई। मैंने सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड को एक मैसेज करके बता दिया था कि मेरे पापा और बहन की डेथ हो गई है और अभी मैं बहुत ज़्यादा परेशानियों में उलझा हुआ हूँ। मैं अभी तुमसे बात नहीं कर सकता। तुम अपना ख्याल रखना, वक्त पर खाना खा लेना और मुझे याद नहीं करना। मैं कुछ दिन तक तुम्हें कॉल नहीं कर पाऊंगा, न बात कर पाऊंगा। मुझे अपना घर संभालना है, नौकरी देखनी है, उसके बाद ही मैं तुमसे बात करूंगा। सच में मैं अभी अपने होशो हवास में नहीं था। मैं किससे क्या बोल रहा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता था। अगली सुबह का सूरज पूरी तेजी से रोशन हुआ और मैं अपनी माँ को इस बात का हौसला देकर गया था कि नौकरी लगवाकर ही वापस आऊंगा। पर मैं जानता ही नहीं था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। मेरी जिंदगी आज किस तरह से बदलने वाली है। मैं उस कार्ड पर लिखे हुए एड्रेस पर पहुंच गया। वो एक बहुत ही शानदार सा ऑफिस था। मैं वहां पर पहुंचा ही था कि मुझे गार्ड फौरन अंदर ले गए। वो आदमी सामने कुर्सी पर बैठा हुआ था। मैंने फौरन से उनको नमस्ते किया, जबकि वो मुझे कुर्सी पर बैठने का कहने लगे। बोले, मैं यहाँ तुमसे कोई हमदर्दी नहीं करूँगा। जब हमदर्दी करनी थी तो मैं कर चुका था। अब मैं तुमसे सीधी और कड़क जुबान में बात करना चाहता हूँ। मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ, पर इससे पहले मैं तुम्हारे पापा का दोस्त भी रहा हूँ। हम दोनों के बीच बिल्कुल भाइयों जैसा रिश्ता था। उसे पहले से ही अंदाजा था कि उसको हार्ट अटैक हो सकता है और वो इस दुनिया से विदा हो जाएगा। उसने मुझे यही बोला था कि जब भी मैं इस दुनिया से जाऊंगा, मेरे बेटे का ख्याल रखना। वो बहुत ही सेंसिटिव है। उसको अभी दुनिया की कोई समझ नहीं है। उसको हमेशा मैं हर चीज़ समझाता आया हूँ। अगर मैं चला गया तो उसको एक अच्छी जगह पर पहुँचा देना। तुम्हारे पापा की ख्वाहिश थी कि तुम कानून के रखवाले बनो। तुम्हें अब पुलिस की वर्दी पहननी होगी। बोलो, मंजूर है ना? मेरे पास कोई भी जवाब नहीं था। मेरे हाथ बिल्कुल खाली थे। मैं सर झुकाकर बोला, सर, लेकिन मेरे घर को अभी मेरी ज़रूरत है। यहाँ पर इसके लिए मुझे पहले पढ़ाई पूरी करनी होगी, फिर ट्रेनिंग वगैरह सब चीज़ें होंगी, तब जाकर मैं एक पुलिस वाला बन सकूंगा। पर अभी मुझे मेरा घर भी चलाना है, मैं क्या करूं? मेरी बात सुनकर वो बोले, इस बात की परवाह तुम बिल्कुल मत करो। हर महीने तुम्हें तुम्हारी सैलरी मिल जाया करेगी। तुम्हें सिर्फ वो करना है जो मैं कहूँगा। उनकी बात मेरे सर से ऊपर थी, पर मुझे थोड़ा अफसोस हुआ कि काश पापा भी सिर्फ एक बार ही सही वो मेरे वजूद पर मौजूद इस वर्दी को देख लेते।
उन्होंने मुझे इस जगह तक पहुंचाने के लिए कितनी ज़्यादा मेहनत की थी, लेकिन उन्होंने मुझे देखा ही नहीं। इस बीच मेरी गर्लफ्रेंड भी मुझे छोड़कर जा चुकी थी, क्योंकि मैं उसको वक्त नहीं दे पाया था। मुझे इस बात का एहसास होता है कि अपनी परेशानियों के बीच मुझे उसको भी याद रखना चाहिए था, पर मैं क्या करता? अपनी परेशानियां ही इतनी थी कि मैं उसको भूल बैठा, और अब वो अपनी ज़िंदगी संवार चुकी थी, एक बच्चे की माँ बन गई थी। मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये उसका अपना नसीब था, मैं क्या कर सकता था? वक्त की रफ्तार खुद ही आगे बढ़ रही थी, और मैं अपनी पढ़ाई पूरी करके ट्रेनिंग लेकर कुछ साल में आईपीएस की पोस्ट पर आ गया। और आज इस लड़के को देखकर मुझे मेरा गुजरा हुआ वक्त याद आ गया था कि मैं भी उस वक्त से गुजरा हूँ, पर मैंने अपने कदम डगमगाने नहीं दिए, बल्कि खुद को संभाल लिया था, और आज एक अच्छा घर, एक अच्छी गाड़ी और एक अच्छी नौकरी पर था। मगर आज भी मुझे वो आदमी बहुत याद आता है, जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए बहुत कुछ किया था। आज के दौर में ऐसी वफादारी कहाँ मिलती है? आज के दौर में अगर दोस्त मर भी जाए, तो उसके बच्चों से, उसके परिवार से किसी को कोई भी मतलब नहीं होता। दोस्त खत्म हो जाए तो ताल्लुक भी खत्म हो जाता है। आज के दौर में ऐसे ही रिश्ते बनते हैं। पर पापा का वो दोस्त जब भी याद आता था, मेरी आत्मा के रोंगटे खड़े हो जाते थे। वक्त और तेजी से गुजर रहा था। 2 महीने और बीत गए। आज आम सा ही दिन था। मम्मी को बाय बोलकर मैं ऑफिस के लिए निकला था। अक्सर मम्मी मुझसे कहती थी कि बेटा तुम शादी कर लो, पर मैं उनको हमेशा मना कर दिया करता था कि शादी में रखा ही क्या है, शादी करके मुझे क्या हासिल होगा, सिर्फ और सिर्फ पहले से ज़्यादा टेंशन, मैं अकेला ही ठीक हूँ। जबकि मम्मी कहती थी कि तुम पागल हो चुके हो, इतनी अच्छी पोस्ट पर हो, कोई भी लड़की तुमसे शादी करने के लिए फ़ौरन से तैयार हो जाएगी, फिर तुम क्यों मना करते हो? पर मेरे पास उनकी बातों का कोई भी जवाब नहीं था, क्योंकि मैं अभी शादी नहीं करना चाहता था। आज इस ऑफिस में मेरा पहला दिन था। मेरा ट्रांसफ़र हो चुका था और मैं काफ़ी वक्त से पहले यहाँ पर काम कर रहा था, मगर इस तरफ नहीं आया था। आज मैं दौरे पर आया था। गाड़ी एक झटके से रुकी और मैं गाड़ी से पूरी शान से बाहर आया, जब अचानक से एक भिखारी की आवाज़ मेरे कान के पर्दे से टकराई। साहब, कुछ दे दो। उसने बिना सोचे समझे मेरी वर्दी को पकड़ लिया। मैं कुछ कहता इससे पहले ही मेरे साथ मौजूद सिपाही ने एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मार दिया, जिसकी वजह से वो जमीन पर गिर गया। मुझे मेरे सिपाही की ये हरकत बहुत बुरी लगी थी। मैं सबको मना करता था कि आप लोग किसी बुजुर्ग पर, किसी भिखारी पर या किसी भी गरीब इंसान पर हाथ नहीं उठाया करो। मैं पलटा ही था कि अगला पल मेरी जान निकाल चुका था। सामने मौजूद आदमी कोई और नहीं बल्कि वही भैरव अंकल थे, यानी कि वो इंसान जिसने मुझे जमीन से उठाकर आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा दिया था। वो मुझे नम आंखों से देख रहे थे। न जाने क्यों मैंने एकदम से अपने सर की टोपी उतार दी और उनके कदमों में रख दी। थाने के सब लोग मेरे स्वागत के लिए दरवाजे पर ही खड़े हुए थे। सब लोग हैरत से देखने लगे। सिपाही मुझे देखते हुए बोला कि साहब, ये रोज यहीं पर भीख मांगता है, ये क्या कर रहे हैं आप? मैंने बिना कुछ भी कहे अपना वॉलेट निकाला। मेरे वॉलेट में किसी और की नहीं बल्कि भैरव अंकल की ही फोटो लगी हुई थी। मैंने जब उस फोटो को उनके चेहरे से मिलाया, मैंने धोखा नहीं खाया था। वो अब पहले से काफी बदल चुके थे। चेहरे पर बड़ी बड़ी सफेद दाढ़ी आ गई थी, बाल सफेद हो गए थे, चेहरे पर झुर्रियां आ गई थी, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स पड़ गए थे। उस लम्हे मैं जमीन पर ही बैठ गया। मेरी वर्दी गंदी हो रही थी, पर मुझे इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। मैं उनका चेहरा पकड़कर बोला कि आप कहाँ चले गए थे? आपको पता है मेरे लिए कितनी परेशानी हुई थी। मैं आपके ऑफिस गया, आपको तलाश करने की बहुत ज्यादा कोशिश की, पर आप मुझे कहीं भी नहीं मिले। आप कहाँ पर गए थे? मेरी बात सुनकर वो बोले कि सब कुछ बर्बाद हो गया। मुझे मेरे इंस्टीट्यूट वालों ने झूठे केस में फंसाकर निकाल दिया। एक गुंडा मेरी बेटी को तंग करता है, उससे शादी करना चाहता है, पर मैं उसकी शादी उससे कैसे कराऊं? देखो, अब भीख मांगने की नौबत आ चुकी है। इतनी हालत खराब हो गई है। जिस इंस्टीट्यूट के लिए मैंने सारी जिंदगी मेहनत करी, आज उस इंस्टीट्यूट ने मुझे इस जगह तक पहुंचा दिया। मैं उनके आगे हाथ जोड़कर बोला कि ऊपर वाले के लिए मुझे अपने घर लेकर चलें, अपनी बेटी से मिलवाए, मैं उससे शादी कर लूंगा, इससे पहले ही, और उस गुंडे का दिमाग भी मैं ठीक कर दूंगा। आपने मुझसे कांटेक्ट क्यों नहीं किया? आज मैं अगर इस जगह पर हूँ तो सिर्फ आपकी ही वजह से। ये वर्दी, ये सितारे, ये पोस्ट मुझे सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से मिला है। और आपके इंस्टीट्यूट जिसने आपके साथ ये सब किया, मैं उन सब की भी खबर लूंगा। मेरे बस में जो होगा मैं सब कुछ करूंगा,
और आपको वो जगह, वो इज्जत वापस दिलाऊंगा। मेरे इतना कहते ही वो मेरे गले लगकर बहुत ज़्यादा रोने लगे। उनका रोना मेरी जान ले रहा था। उन्होंने मुझे तकरीबन 15 लाख रुपए के करीब पैसे दिए थे जब मैं पढ़ाई कर रहा था और पुलिस की ट्रेनिंग ले रहा था। अब मैं थाने के अंदर नहीं गया था, बल्कि उनके साथ उनके घर गया। उनकी बेटी वृंदा तकरीबन 23 साल की थी, बहुत मासूम थी, सहमी हुई। मैंने उस दिन ही उसके साथ मंदिर में जाकर शादी कर ली थी। उस लड़की को अपनी पत्नी बना लिया। अगले दिन मैंने उस गुंडे को भी हवालात में डाला जो भैरव अंकल की बेटी के साथ ये जुल्म कर रहा था, और फिर उस इंस्टीट्यूट पर कार्रवाई शुरू करवाई जिन्होंने उनको इस हाल में पहुंचा दिया। तकरीबन 1 महीना लगा और सब सच मैं उन लोगों के सामने ले आया। जो इल्ज़ाम आप लोग उन पर लगा रहे हैं वो झूठा है। भैरव अंकल ऐसे नहीं है। ये बहुत ही ईमानदार और भले इंसान है। मैंने सबके बीच उनकी ईमानदारी के किस्से सुनाए थे और उनके 15 लाख रुपए उनको वापस किए और उनका दिल से शुक्रिया किया कि मेरे बाप के मर जाने के बाद आपने मेरा साथ नहीं छोड़ा था। हालांकि आप दोनों में सिर्फ दोस्ती नहीं थी, बल्कि भाइयों का रिश्ता था। आपने मुझे अपनी औलाद से भी बढ़कर प्यार दिया। वो 15 लाख रुपए उनके लिए बहुत काम आए। उन्होंने एक कारोबार शुरू किया जिसमें वो तरक्की कर रहे थे। मैं अपनी पत्नी के साथ बहुत खुश रहने लगा। मुझे एक बहुत ही भली और अच्छी पत्नी मिली जो मेरा और मेरी माँ का इतना ख्याल रखती और हमारी हर तकलीफ को समझती। मैं भी उसकी हर तकलीफ को समझता, उसको किसी भी चीज़ की परेशानी नहीं होने देता। इंसान का फ़र्ज़ यही है, अपने साथ मौजूद लोगों की कदर करे, उनकी परवाह करे, उनको तकलीफ़ नहीं पहुँचाए। मैं आप सबको यही कहना चाहूँगा, अगर किसी इंसान ने आपके लिए कुछ किया है, वो 100% में से 90% बुरा है और वो 10% उसने आपके साथ अच्छाई की है, तो ऊपर वाले के लिए उसकी अच्छाई को याद रखें, उसकी बुराई को भूल जाएं। आज के दौर में कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं करता, और अगर कोई कर भी रहा है तो उसको इज्जत दें, ऊपर वाले का शुक्र करें, उसके एहसानमंद रहें। भैरव अंकल ने मेरे लिए 100% किया था। मैं उस बुरे वक्त से गुजरा था जब मेरे पास कोई अपना नहीं था, न बाप, न चाचा, न ताया, न फूफा, न मौसी, कोई भी रिश्ता नहीं था। बस एक अजनबी आदमी था जिसने मुझे औलाद की तरह समझा। आज के दौर में बाप के मर जाने के बाद उनके दोस्त मुड़कर पूछते भी नहीं हैं, पर मेरे पापा के दोस्त ने ऐसा नहीं किया, बल्कि मुझे अपनी औलाद से बढ़कर मान दिया। मैं जिंदगी भर उनका एहसान नहीं भूल सकता हूँ। मेरी माँ भी मेरी पत्नी का बहुत ख्याल रखती है और उससे प्यार करती है, क्योंकि जब हमें ज़रूरत थी तब उसी के पापा हमारे लिए खड़े रहे थे। मैं कभी भी उनका ये एहसान नहीं उतार पाऊंगा। आप सबसे यही मिन्नत करता हूँ कि गरीब लोगों की और बुजुर्गों की इज्जत करना सीखिए। उस दिन जब मैंने भैरव अंकल को गले लगाया था, सच कहूँ तो मुझे ऐसा लगा था जैसे इतने सालों के बाद मैं फिर से अनाथ हो गया हूँ। मेरे सीने के अंदर कुछ टूट सा गया था, क्योंकि जिस इंसान ने मुझे बचपन में संभाला था, जिसने मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे हिम्मत दी थी, आज वही इंसान फुटपाथ पर बैठा था। उसकी आंखों में थकान थी और चेहरे पर बेबसी की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। उस पल मेरी वर्दी, मेरे कंधों पर चमकते सितारे, मेरी सरकारी गाड़ी और मेरा रेपुटेशन, सब कुछ बेमतलब सा लग रहा था। मुझे लगा जैसे अगर मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाया तो इस वर्दी का कोई मतलब नहीं रहेगा। मैंने बिना एक पल गंवाए उन्हें अपने घर लाकर मम्मी के सामने खड़ा कर दिया। मम्मी ने जैसे ही उन्हें देखा, उन्होंने पहचानने में एक पल भी नहीं लगाया। उनकी आंखें तुरंत भर आईं, उनकी आवाज़ कांप गई और उन्होंने कहा कि आपने मेरे बेटे को सहारा दिया था जब हमारे पास कुछ भी नहीं था। आज ऊपर वाले ने उसे इस काबिल बना दिया कि वो आपका सहारा बन सके। ये कहते हुए उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। मम्मी उनके पांव छूने के लिए झुकी, लेकिन अंकल तुरंत पीछे हट गए और भावुक होकर बोले, भाभी जी, आपने मुझे हमेशा भाई कहा है और भाई के पांव नहीं छुए जाते। उस लम्हे ही हमारे घर की दीवारों ने बरसों के बाद सच्चा अपनापन महसूस किया था, जैसे टूटा हुआ परिवार फिर से जुड़ रहा हो। मैंने उसी दिन मन ही मन ठान लिया था कि अब भैरव अंकल फिर कभी झुकेंगे नहीं। उनकी इज्जत और उनका नाम मैं हर हाल में वापस दिलाकर रहूंगा। मैंने अपनी पूरी ताकत उस इंस्टीट्यूट के खिलाफ लगा दी जिसने उन्हें झूठे केस में फंसाया था। मैंने हर फाइल बारीकी से खंगाली, हर झूठ को परत दर परत खोला, हर गवाही जुटाई और हर सबूत को कानून के सामने मजबूत तरीके से पेश किया। जब सच्चाई आखिरकार सामने आई तो जिन लोगों ने उन्हें फंसाया था वही लोग कानून के कटघरे में खड़े थे और भैरव अंकल की इज्जत उन्हें वापस मिली। उस दिन उनके चेहरे पर जो सुकून और गर्व मैंने देखा,
वो किसी मेडल या प्रमोशन से कहीं बड़ा था। लेकिन जिंदगी यहीं रुकने वाली नहीं थी। शादी के बाद पहली रात जब मैं और वृंदा कमरे में अकेले बैठे थे, तो कमरे में हल्की सी खामोशी थी। उसने बहुत धीरे से मेरी तरफ देखा और मुझसे पूछा कि क्या आपने मुझसे शादी सिर्फ पापा के लिए की है? उसके सवाल में डर भी था और इनसिक्योरिटी भी थी। मैंने उसकी आंखों में गहराई से देखा और पूरी सच्चाई के साथ कहा कि नहीं, मैंने तुमसे शादी इसीलिए की क्योंकि मुझे तुम्हारी आंखों में वही डर दिखाई दिया जो कभी मेरी माँ की आंखों में था, और मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें भी वही दर्द सहना पड़े जो मैंने अपने घर में देखा और झेला है। मैं तुम्हें सिक्योर देखना चाहता था और तुम्हारे साथ मिलकर एक ऐसा घर बनाना चाहता था जहाँ डर नहीं, भरोसा हो। वो कुछ नहीं बोली, लेकिन उसकी खामोशी में भरोसा था, अपनापन था और एक नई शुरुआत की आहट थी। धीरे धीरे जिंदगी सच में पटरी पर आने लगी। मम्मी फिर से मुस्कुराने लगी। वृंदा ने घर को सच में घर बना दिया। उसकी मौजूदगी से हर पल खुशहाल लगने लगा और मैं अपनी ड्यूटी के साथ साथ ये कोशिश करने लगा कि कभी किसी गरीब, किसी मजबूर या किसी बुजुर्ग की आवाज़ कभी अनसुनी न हो। क्योंकि मैं जानता हूँ जब इंसान टूटता है तो उसे कानून की किताबों से पहले इंसानियत की ज़रूरत होती है। उसे किसी ऐसे हाथ की ज़रूरत होती है जो उसे गिरने से पहले संभाल ले। आज इतने सालों के बाद जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो महसूस होता है कि अगर उस रात में डर गया होता, अगर मैंने उस अजनबी पर भरोसा ना किया होता, अगर मैं माँ के आंसुओं के आगे हार मान लेता, तो शायद आज मेरी ज़िंदगी बिल्कुल अलग होती। मेरे पापा इस दुनिया से चले गए, मेरी छोटी बहन भी हमें छोड़कर चली गई। उनकी कमी आज भी मेरे सीने में गहराई तक चुभती है। रात के सन्नाटे में उनकी यादें अक्सर मेरी आंखें भिगो देती हैं, लेकिन उन्होंने मुझे जो जिम्मेदारी दी थी, उसे निभाने की मैंने पूरी कोशिश की है। आज भी जब मैं हर सुबह अपनी वर्दी पहनता हूँ और आईने के सामने खड़ा होता हूँ, तो खुद से एक ही बात कहता हूँ कि क्रिश, ये सितारे तेरी मेहनत के नहीं है, ये तेरी माँ की प्रार्थनाओं और तेरे पापा के दोस्त की वफादारी की निशानी है। और सच कहूँ, अगर जिंदगी ने मुझे दर्द दिया, तो उसी दर्द ने मुझे एक बेहतर इंसान भी बनाया है। उसी दर्द ने मुझे सिखाया है कि गिरकर उठना क्या होता है और किसी और को संभालना क्या होता है। इसीलिए मैं हर उस इंसान से यही कहता हूँ जो मुश्किल दौर से गुजर रहा है कि टूटो मत, डरो भी मत और बिल्कुल नहीं हारो, क्योंकि कभी कभी ऊपर वाला आपको गिराता नहीं, बल्कि आपको और ऊंचा उठाने की तैयारी कर रहा होता है। मैं उस लड़के को लगातार देख रहा था और सच कहूँ तो उसके चेहरे में मुझे अपना ही पुराना चेहरा दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें खाली थीं, उनमें वही बेचैनी, वही टूटन और वही सवाल तैर रहा था कि अब क्या होगा? अब जिंदगी किस दिशा में जाएगी? उस एक नज़र ने मुझे कई साल पीछे धकेल दिया, जहां कभी मैं खुद खड़ा था, डरा हुआ। मैंने उससे शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा कि कल सुबह तुम अपनी माँ को लेकर मेरे घर आओ। पहले उन्हें संभालेंगे, फिर तुम्हारी जिंदगी को सही दिशा देंगे। क्योंकि जब घर संभलता है, तभी इंसान संभल पाता है। उसने घबराकर मुझसे पूछा कि सर, क्या सच में आप हमारी मदद करेंगे? उसकी आवाज़ में भरोसे से ज़्यादा डर था, जैसे उसे यकीन नहीं हो रहा हो कि कोई बिना मतलब भी साथ दे सकता है। मैं हल्का सा मुस्कुराया और उससे कहा कि मुझे भी कभी किसी ने सच में सहारा दिया था, और अगर उस दिन वो हाथ मेरे सर पर नहीं रखा जाता, तो शायद आज मैं यहाँ खड़ा नहीं होता। इसीलिए अब मेरी बारी है। उस रात जब मैं घर लौटा, तो नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। मैं बरामदे में बैठा आसमान को देखता रहा और ठंडी हवा के साथ पुरानी यादें भी मन में घूमती रहीं। थोड़ी देर बाद मम्मी चुपचाप आकर मेरे पास बैठ गईं। उन्होंने बिना मेरी तरफ देखे ही पूछ लिया कि फिर किसी की जिम्मेदारी उठा ली है क्या? मैंने हल्की सी हंसी के साथ कहा कि शायद पापा की आदत लग गई है मुझे, क्योंकि वो भी किसी का दर्द देखकर खुद को रोक नहीं पाते थे। मम्मी ने मेरे सर पर हाथ फेरा और बहुत गहराई से कहा कि जिम्मेदारी उठाने वाले लोग थकते नहीं हैं, वो बस अपनी थकान को छुपाकर चुप हो जाते हैं। और उनकी इस बात ने मेरे अंदर कहीं गूंज पैदा कर दी। अगली सुबह वो लड़का अपनी माँ के साथ आया। वो औरत पूरी तरह टूटी हुई थी। उसकी चाल में भरोसा नहीं था, आंखों में चमक नहीं, और चेहरे पर जिंदगी से हार मान लेने की छाया साफ दिखाई दे रही थी। वो बिल्कुल वैसी ही लग रही थी जैसे मेरी माँ उस दिन थी, जब हमारे सर से पापा का साया उठा था। मैंने उन्हें इज्जत से कुर्सी पर बैठाया, पानी दिया और मम्मी को आवाज़ दी। मम्मी आगे बढ़ी और उन्होंने उस औरत का हाथ थाम लिया। दो औरतें जिनके पतियों को किस्मत ने उनसे छीन लिया था,
बिना शब्दों के एक दूसरे का दर्द समझ रही थी। उस पल मुझे महसूस हुआ कि दर्द की भी अपनी एक अलग भाषा होती है, जिसे सिर्फ वही लोग समझ पाते हैं जिन्होंने उसे जिया हो। मैंने उस लड़के के लिए पास के कॉलेज में दोबारा दाखिले की बात की, कुछ ज़रूरी इंतज़ाम अपनी तरफ से किए और ऑफिस से लौटने के बाद उसे पढ़ाने लगा। मैं चाहता था कि उसकी आंखों से डर की जगह उम्मीद झलके। वृंदा भी इस सफ़र में चुपचाप मेरे साथ खड़ी रही। कभी वो चाय लेकर आ जाती, कभी बिना कुछ कहे उसके लिए नई किताबें रख देती। उसके इस चुपचाप के साथ ने मुझे और मजबूत बना दिया। धीरे धीरे उस लड़के के चेहरे पर बदलाव दिखने लगा। उसकी झुकी हुई नज़रें अब सीधी होने लगी और एक दिन उसने मुझसे कहा कि सर, मैं भी पुलिस में आना चाहता हूँ, मैं भी किसी का सहारा बनना चाहता हूँ। उसकी ये बात सुनकर मेरे अंदर गर्व और खुशी की एक चमक उठी। मैंने मजबूत आवाज़ में कहा कि तो फिर आज से ही तैयारी शुरू करते हैं, क्योंकि सपने सिर्फ देखने से पूरे नहीं होते, उन्हें जीना पड़ता है। समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा, लेकिन एक दिन मम्मी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उनका शुगर लेवल बहुत बढ़ गया था। उस रात मैं अस्पताल के बाहर बैठा था और मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने बड़े बड़े ऑपरेशन देखे थे, गोलियों की आवाज़ें भी सुनी थी, अपराधियों का सामना किया था, लेकिन माँ की अटकती हुई सांसों ने मुझे फिर से वही छोटा सा डरा हुआ क्रिश बना दिया था। मैं अंदर गया और उनका हाथ मजबूती से पकड़कर कहा कि माँ, आपको कुछ नहीं होगा। अभी आपको मुझे बहुत डांटना है और मेरी गलतियाँ सुधारनी है। उन्होंने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा कि अब मैं बेफिक्र हूँ, क्योंकि तू अकेला नहीं है। मैं समझ गया कि वो वृंदा की बात कर रही थी और उस एहसास ने मुझे अंदर से सुकून दिया। कुछ महीनों बाद हमारे घर में एक नन्ही सी बच्ची ने जन्म लिया। जब मैंने उसे पहली बार अपनी बाहों में लिया तो मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मुझे अपनी छोटी बहन की याद आ गई और मैंने मन ही मन वादा किया कि इस बार मैं अपनी बेटी को हर दर्द, हर डर और हर कमी से बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। भैरव अंकल अब अपने काम में फिर से जम चुके थे। उनका खोया हुआ कॉन्फिडेंस लौट आया था। वो कभी कभी शाम को हमारे घर आ जाते और मेरी बेटी को गोद में लेकर घंटों खेलते रहते। उनके चेहरे पर जो प्यार होता, वो देखकर मेरा दिल भर आता। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा कि क्रिश, तूने मेरा सर ऊंचा कर दिया। मैंने उनका हाथ पकड़कर कहा कि अंकल, आपने मुझे ज़मीन से उठाया था, मैं तो बस वही कर्ज उतारने की कोशिश कर रहा हूँ। उन्होंने गंभीर होकर कहा कि अच्छाई का कर्ज कभी चुकाया नहीं जाता, उसे बस आगे बढ़ा दिया जाता है। और उनकी ये बात मेरे दिल में गहराई तक उतर गई। आज जब मैं वर्दी पहनकर घर से निकलता हूँ तो सिर्फ कानून का अफसर बनकर नहीं निकलता, बल्कि एक बेटे की जिम्मेदारी, एक बहन का प्यार और एक बाप की जिम्मेदारी अपने साथ लेकर निकलता हूँ। क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि मौत परिवार को कैसे तोड़ देती है, गरीबी इज्जत को कैसे कुचल देती है और अकेलापन इंसान को अंदर से कैसे ख़त्म कर देता है। मैं हर उस बुजुर्ग को रेस्पेक्ट देता हूँ जो सड़क किनारे बैठा हो, और हर उस माँ को भी इज्जत देता हूँ जिसकी चूड़ियाँ टूट चुकी हों, क्योंकि मुझे पता है कि टूटने की आवाज़ बाहर से कम सुनाई देती है, लेकिन अंदर बहुत तेज़ गूंजती है। अगर आज कोई मुझसे पूछे कि मेरी सबसे बड़ी पहचान क्या है, तो मैं गर्व से ये कहूँगा कि एक बेटे होने की जिम्मेदारी ने मुझे अफसर बनाया, पापा के एक दोस्त की वफादारी ने मुझे इंसान बनाया और एक माँ की प्रार्थनाओं ने मुझे जिंदगी में कभी गिरने नहीं दिया। आज इतने सालों के बाद जब मैं अपनी बेटी को स्कूल छोड़कर वापस घर लौट रहा था, तो सड़क के किनारे बैठी एक बूढ़ी औरत पर अचानक मेरी नज़र ठहर गई। लोग तेजी से आ जा रहे थे, किसी के हाथ में मोबाइल था, कोई अपने काम की जल्दी में था, लेकिन किसी की नज़र उस पर नहीं ठहर रही थी, जैसे वो वहाँ मौजूद ही न हो। तब मैंने तुरंत गाड़ी रुकवाई और धीरे से उतरकर उसकी तरफ बढ़ा। उसके हाथ में टूटी हुई चूड़ियों के कुछ टुकड़े थे। वो उन्हें बार बार अपनी मुट्ठी में कस रही थी, जैसे उन टुकड़ों में उसका पूरा अतीत कैद हो, जैसे वो उन्हें छोड़ देगी तो सब कुछ बिखर जाएगा। उसे देखते ही एक पल के लिए मेरी सांसें रुक गईं। मेरे सामने अचानक मेरी माँ का वही पुराना चेहरा उभर आया, सफ़ेद चादर में लिपटी हुई खामोश सी बैठी माँ, जिनकी कलाइयाँ सूनी हो चुकी थी और जिनकी आंखों में टूटा हुआ आसमान साफ दिखाई देता था। मैं धीरे से उस औरत के सामने बैठ गया और बहुत नरमी से पूछा कि माँ, आपने कुछ खाया है क्या? तो वो मुझे लगातार देखती रही। उसकी आंखों में पहचानने की कोशिश थी, जैसे वो मेरे चेहरे में किसी अपने को ढूंढ रही हो। शायद उसे अपने बेटे की याद आ गई, शायद उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई अनजान इंसान उसके सामने बैठकर उसे माँ कह रहा है। मैंने पास ही की दुकान से उसके लिए खाना मंगवाया,
उसे अपने हाथों से पानी दिया और थोड़े पैसे उसके हाथ में रखे। लेकिन मुझे पता था कि सिर्फ पैसे देने से किसी की जिंदगी नहीं बदलती। इसलिए मैंने पास के एक वृद्धाश्रम से बात की और उसके रहने का इंतजाम करवाया, ताकि उसे कम से कम छत और इज्जत दोनों मिल सके। जब मैं गाड़ी में वापस आकर बैठा तो मेरी बेटी मासूमियत से मुझे देखने लगी। उसने धीरे से पूछा कि पापा, आप हर किसी को माँ क्यों कहते हो? उसका सवाल सीधा था, लेकिन उसके अंदर गहराई थी। मैं कुछ पल चुप रहा, क्योंकि कई जवाब शब्दों में नहीं उतरते। फिर मैंने मुस्कुराकर उससे कहा कि बेटा, किसी की माँ को कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर माँ अकेली रह जाती है तो घर भी अकेला हो जाता है। शाम को जब मैं घर लौटा तो मम्मी आंगन में बैठी थी। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और आसमान हल्के नारंगी रंग में रंग चुका था। हवा में एक शांत सी थकान थी। मैं उनके पास जाकर चुपचाप बैठ गया। उन्होंने मेरी तरफ देखकर पूछा कि आज इतने खामोश क्यों हो? मैंने उनका हाथ अपने हाथ में लिया और धीरे से कहा कि माँ, अगर उस दिन आपने हिम्मत नहीं दिखाई होती, अगर आपने खुद को संभाल कर मुझे संभालने की कोशिश नहीं की होती, तो शायद आज मैं भी कुछ नहीं बन पाता। उनकी आंखें भर आईं, लेकिन उन्होंने बहुत शांत लहजे में कहा कि मैंने कुछ नहीं किया। तेरे पापा की परवरिश तेरे अंदर बोल रही थी, वही तुझे गिरने नहीं दे रही थी। मैंने आसमान की तरफ देखा और मन में एक गहरा सुकून महसूस किया। पापा चले गए, मेरी छोटी बहन चली गई। जिंदगी ने मुझसे बहुत कुछ छीन लिया था, लेकिन शायद ऊपर वाले ने बदले में मुझे एक मकसद दे दिया था, किसी और की जिंदगी में सहारा बनने का मकसद। मैंने अपने अनुभवों से यही सीखा है कि दर्द इंसान को तोड़ने नहीं आता, बल्कि उसे इतना मजबूत बनाने आता है कि वो किसी और का सहारा बन सके। अगर उस दिन भैरव अंकल मुझे नहीं मिलते, अगर मम्मी टूट जाती, अगर मैं डर के आगे हार मान लेता, तो आज ये घर, ये सुकून, ये हंसी और ये परिवार कुछ भी नहीं होता। इसलिए आज भी जब मैं हर सुबह वर्दी पहनता हूँ और आईने में खुद को देखता हूँ, तो खुद से एक ही वादा दोहराता हूँ कि कृष, कभी किसी की उम्मीद मत तोड़ना, क्योंकि तू भी कभी किसी की उम्मीद के सहारे खड़ा हुआ था। मेरी कहानी भले ही दुख से शुरू हुई थी, लेकिन उसका अंत शुक्रगुजारी पर हुआ। मैंने अपने हिस्से का दर्द सहा और अब अपने हिस्से की इंसानियत बांट रहा हूँ। और सच कहूँ तो यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई है। मुसीबत इंसान को खत्म करने नहीं आती है, बल्कि उसे अंदर से मजबूत बनाने आती है। वो उसे गिराकर ये सिखाती है कि उठना कैसे है और अंधेरे में भी रास्ता कैसे ढूंढना है। जो लोग आपके बुरे वक्त में आपके साथ खड़े रहते हैं, वही सच में आपके अपने होते हैं। रिश्ते सिर्फ खून से बड़े नहीं होते, बल्कि निभाने से बड़े होते हैं, क्योंकि साथ देने वाला ही अपना होता है। अगर किसी ने आपकी जिंदगी में एक कदम भी भलाई का बढ़ाया हो, अगर किसी ने मुश्किल समय में आपका हाथ थामा हो, तो उसे कभी मत भूलिए, क्योंकि वही छोटा सा सहारा आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। अच्छाई का बदला सिर्फ धन्यवाद या एहसान से नहीं चुकाया जाता, बल्कि उसे आगे बढ़ाकर चुकाया जाता है। जब आप किसी और के लिए वही करते हैं जो कभी किसी ने आपके लिए किया था, तभी अच्छाई का सिलसिला आगे बढ़ता है। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि जब आप खुद मजबूत बन जाएं, जब आपके कदम जम जाएं और आपकी ज़िंदगी संभल जाए, तो फिर किसी टूटे हुए इंसान का सहारा ज़रूर बनिए, क्योंकि हो सकता है कि आप भी कभी किसी के सहारे खड़े हुए हों और वही सहारा आपकी असल ताकत बना हो। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं, ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।